So hello and welcome everyone in the new session of class 11. Here we are with the new lecture, with the new session, with the new chapter. ठीक है? Today we are starting our new chapter that is the plant kingdom. ठीक है? इससे previously हमने अपने दो चैप्टर यानी कि the living world and the biological classification इन दोनों चैप्टर को thoroughly complete up कर लिया है. Now we have to complete up the plant kingdom. Plant kingdom basically what? जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की एंडिंग में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम. ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ था कि चैप्टर 3 में हम बेसिकली प्लांट किंगडम की बातें करेंगे और चैप्टर 4 में पूरा एनिमल किंगडम डिस्क्राइब है. ठीक है, तो ये है चैप्टर 3 जिसमें प्लांट किंगडम के बारे में पूरा थॉरली एक एक पॉइंट मेंशन है. प्लांट किंगडम बेसिकली अगर ओवरव्यू थोड़ा सा देखा जाए तो प्लांट किंगडम में क्या ही होता है कि जितने भी सारे प्लांट्स जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास सेल वॉल थी, जो फोटोसिंथेटिक थे और यूकेरियोटिक थे, मल्टी सेलुलर थे, उनको प्लांट किंगडम में रखा गया. और ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म जो यूकेरियोटिक थे, नॉन फोटोसिंथेटिक थे, ठीक है, मल्टी सेलुलर थे, उनको एनिमल किंगडम में रखा गया. बाकी जो हमारे यूकेरियोट होने के बाद भी कुछ फंजाई की कैटेगरी, उनका तो अलग ही क्लास बन गया. लेकिन कभी कभी ऐसा भी था कि यूकेरियोट थे, उनके पास मेम्ब्रेन नहीं थी, मेम्ब्रेन थी उसके बाद भी वो अलग में गए क्योंकि वो यूनिसेलुलर थे. वो गया हमारा किंगडम प्रोटिस्टा. तो वो सारे किंगडम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई. एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द किंगडम प्लांटी. ठीक है, किंगडम प्लांटी हमको टुडे से डिस्कस करना है. और इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा दैट इज द एनिमल किंगडम, और उसके बाद आर.एच. व्हिटेकर का किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर प्लांट किंगडम. ठीक है, प्लांट किंगडम चैप्टर हमें क्या ही बोलता है कि सो प्लांट किंगडम चैप्टर में क्या है, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था वी लुक a broad classification of living organism under the kingdom proposed by Whitaker in the year 1969. ठीक है, इससे पहले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन हो रहा था ऑर्गेनिज्म का और वो 5 किंगडम में किया गया था. किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर इन द ईयर 1969, wherein he suggested that the 5 kingdom classification system. ठीक है, उन्होंने क्या सजेस्ट किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को सजेस्ट किया था. और वो 5 किंगडम में कौन कौन से किंगडम आ रहे थे? दैट वर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमी. ठीक है, ये वो हमारे 5 किंगडम्स हो गए. फिर इन दिस चैप्टर वी विल डील इन द डिटेल विद द फर्दर क्लासिफिकेशन विदिन द किंगडम प्लांटी. ठीक है, और इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? दैट इज ऑल अबाउट द किंगडम प्लांटी, जहाँ पे हम पॉपुलरली जिसको क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम. कॉमनली उसको हम प्लांट किंगडम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे कैसे होंगे? प्लांट की कैटेगरी में. ठीक है, we must stress here that our surrounding of plant kingdom has changed over time. ठीक है, हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा कि जैसे जैसे हमारा टाइम ऑफ रिवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे प्लांट की कैटेगरी में भी चेंजेस आते गए. कैसे? अभी हमको पता चलेगा. ठीक है, ओवर द टाइम फंजाई एंड द मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल now have been excluded from the planting. देखो, जब क्लासिफिकेशन सिस्टम किया जा रहा था तो सबसे पहले हमारा किंगडम सिस्टम बना था दैट वाज द 2 सिस्टम, है ना? 2 किंगडम सिस्टम था और 2 किंगडम सिस्टम में केवल 2 ही किंगडम थे. एक किंगडम था प्लांटिंग और एक किंगडम था एनिमलिया. ठीक है, उन दोनों किंगडम में हमने सारे एनिमल और प्लांट को जितने भी फंजाई, प्रोटिस्टा सबको डिवाइड करके रखा था. ठीक है, लेकिन अब क्या है, हम यहाँ पे से फंजाई और जितने भी मोनेरा, प्रोटिस्टा वाले मेंबर है उनको यहाँ से सेपरेट आउट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब वो हमारे प्लांटी मेंबर की मेंबरशिप में आएंगे नहीं, क्योंकि जो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है उससे उनका कैरेक्टरिस्टिक का मैच नहीं हो रहा, इसलिए उनको सेपरेट किंगडम प्रोवाइड करके उनको सेपरेट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो किंगडम जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था जहाँ पे प्लांटी और एनिमलिया किंगडम्स थे केवल. ठीक है, तो जो जो ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे प्लांटी किंगडम में थे अब वो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट आउट कर दिया गया. ठीक, through the earlier classification phase in the same kingdom. उस टाइम की क्लासिफिकेशन पे जो चीज उन लोग को एक ही किंगडम में रख देती थी, जो कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर के क्लासिफाई करेंगे और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो प्लांट किंगडम से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, मतलब बाहर निकाल दिए जाएंगे. एक्सक्लूड का मतलब रिमूव आउट. ठीक है, उनको बाहर निकाल देना. सो द साइनोबैक्टीरिया that are also referred as to be a
ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग और क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया तो वो एक एल्गी हो गया, नहीं, उसकी बिहेवियर की वजह से उसको एल्गी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो एल्गी होता नहीं है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं और इसको किंगडम मोनेरा में सेंड आउट करेंगे, क्योंकि ये इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नॉट अ एल्गी, वो एल्गी नहीं है, बस उसका नाम एल्गी है, ठीक है। In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. ठीक है। अब क्या, जैसे हमने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन चल रहा था जहाँ पे बहुत सारे किंगडम प्लांटी के थे, एनिमलिया, जैसे क्लासिफिकेशन चलता है, किंगडम सिस्टम जब बनाया गया, ठीक है, जब किंगडम सिस्टम बनाया जा रहा था तो 5 किंगडम बने, हमारा मोनेरा, ठीक है, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई और फिर प्लांटी, एनिमल, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने 5 किंगडम बनाए, ठीक। बाद में इनका भी सब डिवीजन हुआ। मोनेरा को हमने आर्की और यू बैक्टीरिया में क्लासिफाई किया, एक आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप और एक यू बैक्टीरिया का ग्रुप। प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया गया क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनॉइड, ठीक है, फिर स्लाइम्यूल और प्रोटोजोन्स, ठीक है, इनको क्लासिफाई। फंजाई को किया गया, इनकी फर्दर क्लासेस बनी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरियोमाइसिटीज। अब जैसे इनका क्लासिफिकेशन चलता गया वैसे ही हम प्लांट को भी क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो प्लांट को हम किस में क्लासिफाई करेंगे, दैट इज एल्गी, ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा सबका क्लासिफिकेशन हुआ, वैसे ही हमने प्लांटी को भी क्लासिफाई किया 5 ग्रुप में, ठीक। जब एनिमल को पढ़ेंगे तो एनिमल को भी क्लासिफाई करेंगे, अभी हम इन सबको पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज ऑल डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस, ठीक है। तो इन पांचों के बारे में इस चैप्टर को हमको कंप्लीट करना है। पूरे चैप्टर में क्या दिया होगा, प्लांट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, उसके बाद एल्गी के बारे में होगा कि एल्गी ग्रो कैसे करती है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, कैसा उसका हैबिटेट है, कितने टाइप्स की फर्दर एल्गीज होती हैं, फिर ब्रायो, टेरिडो, एंजियो, जिम्नो, ऐसे करके ये पूरा चैप्टर इंड अप हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर एनिमलिया की, तो जैसे ये सारे हो गए वैसे ये भी होने वाले, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो दैट इज ऑल अबाउट दी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस एंड एंजियोस, ठीक है। ये वो है ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हमको इस चैप्टर में डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज, लेट अस लुक अबाउट एट क्लासिफिकेशन, ठीक है। Let us also look the classification within the angiosperms to understand some of the concern that influence the classification system. अभी क्या हम क्लासिफिकेशन करते जाएंगे ना, फिर हमको उसमें और अच्छे से क्लासिफाई करने की क्राइटेरिया समझ आती जाएगी और हम और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि किस तरीके से बेसिकली क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। The earliest system of classification used only the gross superficial morphological characters such as habitat, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीफ एटसेट्रा। देखो प्लांट्स को जब क्लासिफाई किया जा रहा था तो सबसे पहले जब प्लांट का क्लासिफिकेशन हुआ तो वो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे बेस्ड था, मतलब कि उसकी क्राइटेरिया क्या थी, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये था फर्स्ट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे प्लांट को पहली बार क्लासिफाई किया, दैट इज द ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब बाहर से ही दिखने वाले जो भी कैरेक्टर्स थे प्लांट के, उसके बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। और वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सच एज उनकी हैबिट, मतलब वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं, उनका बॉडी कितनी हाइट तक ग्रो कर पा रही है, उनका कलर कैसा है, ठीक है, कितने नंबर में है, शेप ऑफ द लीव्स कैसी है, ब्रांचेस कैसी हैं, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, इन सारी चीजों मतलब फिजिकली अपीयरेंट कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को किया जा रहा था। उस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अगर हम किसी को ऐसे बाहर से देख के बता दें कि ये कैसा है तो ये कंप्लीट डिटेल एनालिसिस नहीं होगी, ठीक है।
कंप्लीटली हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक छुपी बैठी है उसे हम थोड़ी जान पाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन हुआ तो कुछ टाइम के लिए ये एप्लीकेबल था, लेकिन बाद में ये डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। were based mainly on the vegetative characters, और ये जो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था, ठीक है, ये मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है? ऐसे कैरेक्टर्स जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से रिलेटेड होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट सच एज द रूट, ठीक है, उनके रूट्स, लीव्स, स्टेम, ये सारे पार्ट से, मतलब जो भी हमको कैरेक्टर ऑफ द प्लांट बाहर से अपीयर हो रहा है वो सारे कैरेक्टर के बेसिस पे ये बेस था, ठीक है। एंड और ऑन द एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोइशियम क्या होता है? देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एंड्रोइशियम और एक वर्ड होता है गायनोशियम। एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम और गायनोशियम, गायनोशियम, ठीक है। एंड्रोइशियम और गायनोशियम ये दो वर्ड्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है? फ्लावर पढ़े, फ्लावर जैसे अभी हम लोग क्लास 6-9 में ही पढ़ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, है ना। तो एक फ्लावर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट होता है जो प्लांट का मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहलाता है और कुछ पार्ट होता है जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहलाता है। तो जितना भी पार्ट मेल पार्ट होता है, ठीक है, एक फ्लावर का जितना भी मेल पार्ट होता है वो सारे कहलाते हैं एंड्रोइशियम, और फीमेल पार्ट्स को बोलते हैं गायनोशियम। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, किसी भी फ्लावर में जितने भी फीमेल पार्ट्स होंगे और किसी भी फ्लावर में जितने भी मेल पार्ट्स होंगे, ठीक है। ये होते हैं एंड्रोइशियम, गायनोशियम। इसको अगर और बताऊं तो इसमें कौन कौन से आते हैं? एंथर, इसमें आता है एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट दोनों को मिलाकर के बोला जाता है स्टैमेन। एंथर एंड फिलामेंट मिला के बोलते हैं स्टैमेन। और यहाँ पे कौन कौन से आते हैं? स्टिग्मा, यहाँ पे इंक्लूड होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, ओवरी एंड देन ओव्यूल। इसको मिला करके बोलते हैं पिस्टिल। इसको इंक्लूड करके बोला जाता है पिस्टिल या फिर कार्पेल, कार्पेल, ठीक है। और इसको ग्रुप में बोल देते हैं गायनोशियम, ठीक है। इसे हम एंड्रोइशियम भी कहते हैं और इसे हम गायनोशियम भी कहते हैं, ठीक। तो ये ही है, मतलब गायनोशियम या एंड्रोइशियम वर्ड बोलने का मतलब क्या है? एनसीईआरटी कहना चाहती है कि वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे भी बेस्ड है और कुछ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। यहाँ पे एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर्स पे मतलब ये है कि एनसीईआरटी मींस हियर तो बोथ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव प्लस वेजिटेटिव, ठीक है। दोनों ही कैरेक्टर्स पे बेस्ड है प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, जो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो पहली बार प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। और ये सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लिन्नायस ने, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लिन्नायस ने दिया था। और इसमें कुछ कैरेक्टर्स को देखो, यहाँ पे क्या है? सच सिस्टम वर्क आर्टिफिशियल। इस सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे जब क्लासिफिकेशन हो रहा था पूरे ऑर्गेनिज्म का, प्लांट किंगडम, फंजाई किंगडम, ये सब जब बनाया जा रहा था तो कई स्टेप में किया गया, मतलब कई अटेम्प्ट्स में हुआ। पहली बार में ऐसा नहीं हो गया कि पहली बार आरएच वेटिगर आए और 5 किंगडम बना दिए, हम उसे पढ़ने लगे, ऐसा नहीं हुआ। पहली बार जब क्लासिफिकेशन हुआ तो थोड़ा सा हल्का, मतलब जितना अंडरस्टैंडिंग था लेवल, उतने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर बाद में थोड़ा सा और हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो फिर हमने थोड़े 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाए, फिर 3 किंगडम, 4 किंगडम, तब जाकर के 5 किंगडम बना, है ना। तो वैसे ही प्लांट का जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो ऐसे ही एक स्टेप में नहीं उसमें एल्गेब्रा बाय टेरोडोजिन में बना दिया गया, उसको कई स्टेप में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो 3 स्टेप में हमारा प्लांट का क्लासिफिकेशन हुआ। फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड सिस्टम क्या बोलते हैं? सेकेंड सिस्टम इज कॉल्ड नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और थर्ड सिस्टम क्या होता है? फाइलोजेनेटिकल सिस्टम, फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
ठीक है। तो 3 स्टेप, ये 3 तरीके थे जो एक के बाद आते गए और फेल होता गया थोड़ा कुछ कमी की वजह से या मोर एडवांस आ गया। जैसे ये था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो किसमें बेस्ड था, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और हुई तो उससे मोर एडवांस आ गया नेचुरल सिस्टम, तो हमने इसको छोड़ दिया और हम नेचुरल सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। अब हम नेचुरल सिस्टम के बेसिस पे क्लासिफाई करते थे। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बनी तो फिर हमने इसको भी नेग्लेक्ट किया और हमने एक्सेप्ट किया फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज एक्सेप्टेड येट नाउ आल्सो। ठीक है, अभी भी इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज करके हम आज तक क्लासिफिकेशन करते चले जाते हैं। ठीक है, इसमें भी फर्दर सब ब्रांचेस होती हैं, 3 ब्रांचेस। ठीक है, एक होता है हमारा साइटोलॉजिकल, मतलब साइटोप्लाज्म की स्टडी करके, ठीक है, न्यूमेरिकल सिस्टमैटिक्स, तो ये सब करके ऐसे 3 ब्रांचेस हैं इसमें भी, और फाइलोजेनेटिकल ओवरऑल मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, यही कि जिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज करके क्लासिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दैट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनायस। ठीक है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो दैट कैन बी वेजिटेटिव और दैट कैन बी रिप्रोडक्टिव बोथ। ठीक है, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, they separated the closely related species। देखो अभी क्या क्लासिफिकेशन तो कर दिया गया, लेकिन इस टाइप के क्लासिफिकेशन से क्या हो रहा था कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जो आपस में सेम कैरेक्टर शो करती हैं, केवल एक दो कैरेक्टर उनके डिफर करते हैं, उसके बेसिस पे उसको अलग कर दिया गया। हाँ, तो मतलब ये क्या हुआ कि हम केवल थोड़ी थोड़ी सी स्टडी कर लिए और फिर क्लासिफिकेशन करने चले गए। तो ऐसे टाइम में क्लासिफिकेशन में क्या होता था, ऐसी गलती होती थी कि जो स्पीशीज आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं उनको भी सेपरेट कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से ये फेल होने लगा। अब यहाँ से इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का फेलियर आने लगा। देखो क्या कि इससे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जो स्पीशीज बहुत ज्यादा रिलेटेड थी एक दूसरे से उनको भी सेपरेट आउट कर दिया गया। ठीक है, सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। क्यों ऐसा सेपरेशन हो गया, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक का क्लासिफिकेशन चल रहा है, ये जो क्राइटेरिया है ऑफ क्लासिफिकेशन, ये फ्यू कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। कुछ ही कैरेक्टर की स्टडी कर ली और उसी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। दिस इज नॉट गुड। ठीक है, कुछ ही बातों को जान के हमने डिसीजन ले लिया, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, उसी तरीके से कुछ ही कैरेक्टर की स्टडी करके क्लासिफिकेशन कर देना, दिस इज आल्सो नॉट फेयर। ठीक है, तो उस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉन्ग होने लगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यू कैरेक्टर की स्टडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो अब क्या हुआ फिर ऑल्सो एक बात और हो गई, दो कैरेक्टर, इसमें दो फेलियर थे। एक फेलियर हमको पता चल गया कि फ्यू कैरेक्टर की स्टडी करने की वजह से हम यहाँ पे फेल हो गए, बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी सेपरेट कर दिया। दूसरा फेलियर क्या है यहाँ पे, ऑल्सो the artificial system of classification gave equal weightage to the both vegetative and सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अभी क्या यहाँ पे एंड्रोशियन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व है। अभी देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस डालो, फिर ये पॉइंट समझ आएगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो सीजनली चेंज हो सकते हैं, दे कैन बी चेंज। ठीक है, they can be changed according to season। जैसे हमारा सीजन चेंज होता है वैसे ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, बट अगर हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बात करें तो दे नेवर बी चेंज। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स नेवर चेंज। ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे सीजन चेंज हो जाए चाहे पूरा का पूरा वेदर ही चेंज हो जाए। ठीक है, दे नेवर गेट चेंज, दे ऑलवेज परमानेंट। लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की ये फेलियर बातें हैं कि ये अगर सीजन चेंज होता है तो ये भी चेंज हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा था, जितनी इंपॉर्टेंस वेजिटेटिव कैरेक्टर को मिली उतनी ही इंपॉर्टेंस रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी मिली। इक्वल इंपॉर्टेंस दोनों ही कैरेक्टर को दे दिया गया। इससे क्या हो गया
कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया, हाँ ये तो ठीक था क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन जितनी इम्पोर्टेंस इसे दी गई उतनी ही इम्पोर्टेंस वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी दे दी गई, लेकिन ये तो खुद ही अनस्टेबल है, वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है, तो हम इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? अगर हमको क्लासिफिकेशन करना ही है तो हम किसी स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे करेंगे ना, तो हमको ये यूज करना चाहिए था, क्योंकि ये स्टेबल है, लेकिन हमने अनस्टेबल को भी इंक्लूड किया, वो भी उतना जितना स्टेबल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया। मतलब अगर 10 रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया तो 10 वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी इन्वॉल्व कर। अब इससे क्या हो गया कि ये तो फिक्स है, ये तो कभी चेंज होने से है नहीं, लेकिन ये हमारा सीजन वाइज चेंज होता चला गया। आज हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे प्लांट है जो एक साथ आ गए 11 स्पीसीज, अगले सीजन में जब क्लासिफिकेशन किया तो हो सकता है ये कम होकर के 5 ही बचे, 6 अलग कैटेगरी में चली जाए, क्योंकि इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन किए होंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना था, पहली बात कि हमको तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व ही नहीं करना था, और अगर इन्वॉल्व किया भी तो इक्वल वेटेज नहीं देना चाहिए था, है ना। अगर इक्वल वेटेज दे दिया तो फिर क्या हो गया भाई, अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारा पूरा कैरेक्टरिस्टिक का क्लासिफिकेशन फेल होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आ गई कि जितनी इंपॉर्टेंस हमने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को दी उतनी ही इक्वल वेटेज दे दी वेजिटेटिव कैरेक्टर को, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, अनस्टेबल, उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन खराब हो गया। ठीक है, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब उसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, since we know that often the vegetative characters are more easily affected by the environment, वही बात, वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है वो इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो खराब हो जाता है। तो ओवरऑल ये था हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, ये आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में था, जिसको किसने दिया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन which was given by Carolus Linnaeus। ठीक है, तो ये है। फिर इसके बाद इसको हम सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया, इस वजह से इसको ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, फिर ये था अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट वाज आर्टिफिशियल। अब है हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये तो फेल हो गया, बना क्यों, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कुछ ही कैरेक्टर की बेसिस था, ओनली फ्यू कैरेक्टर, उसकी वजह से ये फेल होता है। तो फेलियर कौन कौन से, एक फ्यू कैरेक्टर की स्टडी करने की वजह से बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया। दूसरा कि वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर सीजनली चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आएगा हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या है, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में हमने क्या बनाया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना दिया। ठीक है, इसके अगेंस्ट में बना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अब क्या ही है, which was based on the natural affinities among the organism and considered not only the external features but also the internal features। मतलब क्या, अब उससे थोड़ा सा बेटर, अब जब कोई भी चीज हमारी खराब हो जाती है तो नेक्स्ट चीज जब हम बनाते हैं तो उससे थोड़ी सी बेटर, थोड़ी एडवांस। ठीक है, तो अब क्या, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, ये थोड़ा सा बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम कहलाएगा। कि क्यों, क्योंकि इसमें केवल हमने एक्सटर्नल फीचर्स को ही नहीं इन्वॉल्व किया था, not only the external features but also consider the internal features। ठीक है, अब ये मोर एडवांस क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज अबाउट। तो यहाँ पे है कि नेचुरल सिस्टम जो है वो मोर बेटर देन है आर्टिफिशियल। क्यों, इसका रीजन है कि यहाँ पे केवल एक्सटर्नल फीचर को ही नहीं इन्वॉल्व किया गया बट ऑल्सो इन्वॉल्व हियर दी एनाटॉमिकल इंटरनल फीचर्स को भी इन्वॉल्व किया, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कौन कौन से वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, वर्ड रिफर्स टू, अगर हमको ये बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब, देखो, एक्सटर्नल मतलब जो भी
भी कैरेक्टर हमको बाहर से ही दिख जाए, ठीक है, कोई भी अगर कोई बॉडी है, सपोज देयर इज अ पर्सन, ठीक है, अभी इस पर्सन को मैं बाहर से ही देख के अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताऊं तो फिर क्या है, ये इसका एक्सटर्नल फीचर हो जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, साइंस के लैंग्वेज में इसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी, और इंग्लिश में हम इसको एक्सटर्नल बोल देते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, और इस टाइप की कैरेक्टर्स को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब अगर मुझे इसकी इंटरनल स्टडी करनी होगी तो मैं इसके बॉडी पार्ट्स में एक एक सेल की स्टडी करूंगी, एक एक ऑर्गन की स्टडी करूंगी, एक एक स्ट्रक्चर की स्टडी करूंगी, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी, ठीक है, उसे कहा जाता है एनाटॉमी, और इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स या फिर एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये है अपना एक्सटर्नल और इंटरनल। आर्टिफिशियल में केवल यही इन्वॉल्व था, लेकिन नेचुरल को थोड़ा एडवांस किया गया है, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑल अबाउट दी नॉट ओनली द एक्सटर्नल बट आल्सो दी इंटरनल फीचर्स। कौन कौन से वो इंटरनल फीचर है वो यहाँ पे मेंशन है, देखो कौन कौन से, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब सेल का स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, एनाटॉमी, पूरी एनाटॉमी हो रही है, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, और फाइटोकेमिस्ट्री, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया, किसमें, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक, पहला तो मॉर्फोलॉजी ही आ गया, ठीक है, मॉर्फोलॉजी को लिया, एनाटॉमी, एनाटॉमी के बाद फिर एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है, और है एक टर्म फाइटोकेमिस्ट्री। देखो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का मतलब एक एक वर्ड का मतलब समझ लो, ये कौन कौन है, ये वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व किया गया था, ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यही कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाना था। देखो कौन कौन से कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि जो भी कैरेक्टर हमको एक्सटर्नली विजुअलाइज हो जाए, बाहर से ही जो कैरेक्टर हमको दिख जाए, फिजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमी जो बॉडी के एक एक पार्ट्स को स्टडी किए जाए, एक एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाए, एम्ब्रियोलॉजी जब कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को फ्यूज करके क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है, और इस जाइगोट से फर्दर क्लीवेज होने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है, तो इस एम्ब्रियो की स्टडी करना दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, फिर साइटोलॉजी, यहाँ पे हम सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फिर फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो वर्ड मींस द प्लांट, ठीक है, फाइटो का मतलब यहाँ पे है प्लांट, और केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे केमिकल, मतलब यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं कि प्लांट की बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर हमको क्लासिफिकेशन करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनकी बॉडी में ये स्पेसिफिक केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उनको एक कैटेगरी में रख लो। फिर ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनकी बॉडी में स्पेसिफिक कैरेक्टर का केमिकल बन रहा है, तो वो ऐसे केमिकल वाइज, ठीक है, तो ये केमिकल वाइज हो सकता है, ठीक। तो ऐसे हमने क्लासिफिकेशन किया। ओवरऑल ये 5 कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक। फिर आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर द फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट इसको कौन किया था, जैसे आर्टिफिशियल को किसने किया था, कैरलस लिनायस, और यहाँ पे हमारे हैं बैंथम हुकर, बैंथम एंड हुकर, ठीक है, जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज बैंथम, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर के नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज मेड बाय हिम, जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज बैंथम, ठीक। फिर at present phylogenetical classification system was based on, अब क्या यहाँ पे बस इतना ही नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में दिया है कि ये वो कैरेक्टर है जिनके बेसिस पे नेचुरल सिस्टम बनाया गया था। नेचुरल सिस्टम का कोई फेलियर नहीं है, मतलब कि कोई ऐसी इसमें गड़बड़ी नहीं थी कि जिसकी वजह से हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, बस हमने नेक्स्ट लेवल का फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो और भी ज्यादा एडवांस था, ठीक है। मतलब जैसे क्या हुआ कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा था, ठीक है, उसमें क्या हुआ,
कि कुछ ना कुछ बातें फेलियर आ गई, दो फेलियर की वजह से, ठीक है, दो फेलियर की वजह से हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर बात आती है कि ऐसी कौन सी बात आ गई जिसको हमने फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया और नेचुरल सिस्टम को नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट नहीं किया गया, यहाँ पे इसको इसलिए छोड़ दिया गया बस क्योंकि ये थोड़ा सा मोर एडवांस था, ठीक है, ये मोर एडवांस था, इसलिए फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया और नेचुरल सिस्टम का कोई भी फेलियर नहीं है, यहाँ पे नो फेलियर, ठीक है, यहाँ पे नो फेलियर और यहाँ पे टू फेलियर, यहाँ पे दो फेलियर की वजह से हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट आउट किया और यहाँ पे कोई ऐसा फेलियर नहीं था स्पेसिफिकली जिसकी वजह से हमने इसको नेग्लेक्ट किया, ठीक है, ऐसा कोई भी फेलियर नहीं। तो अब क्या है कि नेचुरल सिस्टम को जो जान लिया, बैंथम हुकर ने इसको बनाया था और इसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक का इन्वॉल्वमेंट किया, उन 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है, चल रहा था अच्छे से। लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ और साइंटिस्ट थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई, तब उन्होंने बनाया फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है, किसी फेलियर की वजह से नहीं, बस मोर एडवांस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, ठीक। तो यहाँ पे अब हमारा स्टार्ट होता है phylogenetical system of classification, that is what about, देखो at present phylogenetic classification system, presently जब phylogenetical system of classification को देखा जा रहा था तो वहां पे क्या था, देखो based on evolutionary relationship, यहाँ पे phylogenetical word का यूज किया, phylogenetical word का मतलब ही क्या होता है, evolutionary relationship, ठीक है, phylogeny का मतलब क्या होता है, evolutionary history, phylogeny वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द phylogeny, phylogeny, ठीक है, phylogeny का मतलब होता है evolutionary history, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कैसा बना, फिर उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते गए, फिर चेंजेस के टाइम पे कैसे कैसे और अब वो कैसा नजर आ रहा है, मतलब जैसे हमारा इसका एग्जांपल है जिराफ, ठीक है, पहले वो जस्ट लाइक काऊ था लेकिन उसमें चेंजेस आते गए और नाउ वो कैसा हो गया, ठीक है, ऐसे उसकी नेक ऐसे बहुत लॉन्ग सी हो गई है ना, तो ये है इवोल्यूशन हो गया उसकी नेक में जिसकी वजह से उसका नेक ऐसे लॉन्ग हो गया, तो ये क्या है, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, तो उसी को बोलते हैं फाइलोजेनी। जब कभी भी हम किसी के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनी और उस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं फाइलोजेनेटिकल कैरेक्टर्स और उस टाइप की क्लासिफिकेशन को कहा जाता है फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो फाइलोजेनी पे बेस्ड होता है वो फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था, ठीक, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। This assumes that organism belonging to the same taxa have a common ancestor। अब इनका मतलब क्या कहने कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक ही टैक्सा के होते हैं उनका सेम एंसेस्टर होता है, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ठीक है, जैसे हमारे पूर्वज कौन होते हैं, मंकी को कहा जाता है, वैसे ही अगर ये बोला था टैक्सा वर्ड हमने चैप्टर 1 में ही देखा था कि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सपोज अगर टैक्सा 7 टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनी थी, ठीक है, उसमें जो भी हमारा एक टैक्सा पे है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म एक टैक्सा पे इंक्लूड होगा वो सेम कैरेक्टरिस्टिक से बिलोंग करने वाला होगा, उनका मतलब ये है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक टैक्सा से बिलोंग कर रहा है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है और उनके एंसेस्टर भी सेम होते हैं, ठीक है, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर क्या बोलते हैं, we now use information from many other sources to help to resolve the difficulties in classification। अब क्या कि जैसे हम पहले क्लासिफिकेशन करते थे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके, हाँ, अभी क्या हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे जा रहे हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म अभी हमको प्रेजेंट में दिख रहा है हम उसके बैक पॉइंट को देख रहे हैं कि वो कहाँ से आया है, किस एंसेस्टर से ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइप की क्लासिफिकेशन को रिजॉल्व करने के लिए अब सबके एंसेस्टर प्रेजेंट टाइम पे हैं भी इस अर्थ पे कि नहीं ये हमको पता नहीं है, तो उनके एंसेस्टर को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग एविडेंसेस का यूज करते हैं। मतलब सपोज अगर हमको ये प्लांट नजर आ रहा है, ठीक है, और हमको पता करना है कि इसका एंसेस्टर कौन है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट से रिलेटेड
कोई ना कोई एविडेंस, फिर इससे रिलेटेड कोई ना कोई, तो ऐसे करते 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 फाइनली हम उसके एंसेस्टर पे पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को चेक आउट करते जाएंगे और फाइनली हम उसके एंसेस्टर पे पहुंच जाएंगे। अब ये जरूरी तो है नहीं कि ये एंसेस्टर जो है इस प्लांट का वो अर्थ पे इस टाइम सरवाइव कर रहा हो। जैसे डायनासोर्स, बहुत सारे लोगों के एंसेस्टर थे लेकिन अब वो इस अर्थ पे नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इस प्लांट का जो ये एंसेस्टर है ये अभी इस टाइम अर्थ पे सरवाइव कर रहा होगा। ठीक है, तो हम तो अभी इसको मिल नहीं पाएंगे, लेकिन पता लगा सकते कैसे, इन एविडेंसेस के जरिए। ये जो एविडेंसेस हैं इनकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के वो कौन थे। ठीक है, तो वो पता करने के लिए हम कुछ एविडेंस का यूज करते हैं और उस एविडेंस के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन को डिवाइड करते हैं। देखो, कुछ एविडेंस का यूज करते हैं, दैट आर द कौन, फॉसिल एविडेंसेस। फॉसिल्स का यूज करते हैं, फॉसिल्स आर द बेस्ट एविडेंस। ठीक है, फॉसिल्स आर द बेस्ट एविडेंस। जो भी हमको इनसे रिलेटेड फॉसिल ऑब्टेन होगा वही हमारा एविडेंस कहला जाएगा। ठीक है, जो भी फॉसिल हमको मिलेगा वही हमारा एविडेंस हो जाएगा। तो फॉसिल्स के बेसिस पे हम एंसेस्टर का पता लगाने चलते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर कौन है। ठीक है, और एक बात ये भी आती है कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त हमें फॉसिल मिल ही जाए। हो सकता है कि इस प्लांट का एंसेस्टर पता लगाने के लिए जब हम इस एविडेंस पे आए, ठीक है, यहाँ पे जब हम पहुंचे तो हमको ये एविडेंस मिल गया। ठीक, लेकिन ये एविडेंस ना मिलके हमको डायरेक्ट ये एविडेंस मिल गया, तो जरूरी नहीं है कि अब हमको ये वाला सेकंड एविडेंस जो है वो हमको मिल ही नहीं रहा है, तो क्या हम अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम आधे पे ही छोड़ दें, इस प्लांट को क्लासिफाई ना करें? ठीक है, तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे, लेकिन ये जो हमको एविडेंस सेकंड पे पॉइंट पे नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड्स का यूज कर लेंगे। और वो दूसरा मेथड क्या क्या है, वो है 3 टाइप्स का। ठीक है, जो अभी मैं बता रही थी कि पैराजेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के 3 क्लासिफिकेशन है, वो है ये। पहले यहाँ पे देखो ये क्लियर कर लो कि सपोज हम किसी ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर को पता लगाने चल रहे हैं और हम पता कैसे करेंगे, अलग अलग एविडेंस का यूज करके। ठीक है, ये हमारा प्लांट है। ठीक, ये हमारा सपोज एंसेस्टर है और ये हमारा प्रेजेंट का प्लांट है। ठीक है, इस एंसेस्टर को हम ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कौन सा एंसेस्टर है, हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कोई एविडेंस मिलेगा जो इसके प्रीवियस में था, इस एविडेंस का यूज करके इससे भी हम एविडेंस निकाल सकते हैं और फिर ऐसे करते करते हम फाइनली आ जाएंगे एंसेस्टर पे। तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो प्लांट है इसका एंसेस्टर कौन सा प्लांट था, ये कौन ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो एविडेंस है ना, ये हमारे लोग की एक्टिविटी की वजह से, हम इतने सारे बिल्डिंग सेटअप कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब एक्टिविटीज की वजह से, डिफॉरेस्टेशन वगैरह की वजह से ये एविडेंस कभी कभी लॉस हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये एविडेंस हमारे लॉस हो जाते हैं। अब जब हमको एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो हम एंसेस्टर के पास जा ही नहीं पाएंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तब उस टाइम पे हम इन तीनों मेथड्स का यूज करते हैं और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला काम फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप में क्या करना है कि सबसे पहले फॉसिल एविडेंसेस का यूज करके प्लांट की एंसेस्टर या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर को ढूंढना है और फिर हम उसको क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है ड्यू टू लॉस या ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल, अगर हमको फॉसिल अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, फॉसिल की बेस पे तो हम एंसेस्टर का पता लगा रहे थे और एंसेस्टर की बेसिस पे तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। जब फॉसिल नहीं मिलेगा तो एंसेस्टर नहीं मिलेगा, और जब एंसेस्टर नहीं होगा तो फिर क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तब का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, बाय यूजिंग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी एंड साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है, देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी व्हाट इज अबाउट इट। देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाना है फिजिक्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इस टैक्सोनॉमी या इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम यूज करते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर का यूज किया जाता है और हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमको मिला है, ये जिसका फॉसिल हमको अवेलेबल नहीं है, फॉसिल नहीं मिला है और फॉसिल ना मिलने की वजह से उसका एंसेस्टर भी नहीं मिला है। ठीक है, तो अब इस
प्लांट को हम इन तीनों मेथड से क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, कंप्यूटर का यूज करेंगे और इस प्लांट को हम देखेंगे, ठीक है। इस प्लांट को पूरा चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने पे जो जो कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलती जाएगी उसको अल्फाबेट्स का यूज करके अल्फाबेटिकल कोड बनाएंगे, अल्फाबेटिकल कोड्स फॉर ईच कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर के लिए अल्फाबेटिकल कोड बनाएंगे। जैसे अगर इसमें हमको लीफ नजर आ रही कि मतलब ये ऐसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है जिसमें लीफ प्रेजेंट है, तो लीफ के लिए हमने एल कर दिया, मतलब क्या है, लीफ। फिर इसको और स्टडी किया तो हमको इसमें फ्लावर नजर आया, ठीक है, तो हमने इसको ऐसे एफ फॉर फ्लावर, ठीक है। फिर इसमें हमको फ्रूट नजर आया तो फ्रूट के लिए हम अल्फाबेट्स में ऐसे कर लिए कैपिटल एफ या फिर ऐसे फ्रूट, तो कोई भी ऐसे अल्फाबेट्स का यूज करके हम कोड बनाएंगे, ठीक है, फॉर ईच कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर को स्टडी करते जाएंगे, ऐसे जितने कैरेक्टर्स हमको मिलेंगे सब कैरेक्टर के लिए कोड बनाएंगे। कोड बनाने के बाद सेव इट, उसको कंप्यूटर में सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करते जाएंगे और फिर ये ऑर्गेनिज्म हमारा एक ऐसे करते करते बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं कि एक ही ऑर्गेनिज्म हो जिसका फॉसिल नहीं मिल रहा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनका फॉसिल हमारा अनअवेलेबल होगा। ये ऑर्गेनिज्म मिल गया हमको, फिर ये दूसरा ऑर्गेनिज्म मिल गया जिसका फॉसिल हमको नहीं मिल रहा है, तो हम इन सबको क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो क्लासिफाई करते टाइम पे क्या करेंगे, सबके बॉडी में जो जो कैरेक्टर्स है सबको ऐसे कोड वाइज फिक्स कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमको यहाँ पे लीफ दिखा और यहाँ पे भी लीफ दिख गया, तो ये भी एल फॉर सेट हो गया। इसमें भी हमको लीफ दिख गई तो ये भी एल फॉर सेट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी बार ऐसा भी होगा कि कैरेक्टर्स की मैचिंग हो रही है, ठीक है, उनको हम ऐसे सेव करते जाएंगे और फिर क्या होगा, एटलिस्ट कंप्यूटर यूज करके सारे अल्फाबेटिकल कोड्स की मदद से सारे कैरेक्टर को सेव कर लिया। फिर ऑर्गेनिज्म को ढूंढ के लाएंगे और फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हमको एक ऐसी कैटेगरी मिल जाएगी जहां पे ये प्लांट जो है मोस्ट मैच करेगा, ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे कैरेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है। अभी क्या कि जब हम इन प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक को लिखते जाएंगे तो मैचिंग होती जाएगी कि हाँ अगर हमने लीफ लिखा है तो लीफ इन तीनों में है, मतलब ये प्लांट इस ग्रुप का नहीं है, तो ये ग्रुप हट गया। हमने स्टेम लिखा है, ठीक है, स्टेम देखा है तो स्टेम हमारा इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा ग्रुप कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने फ्रूट देखा है तो फ्रूट इसमें भी है और इसमें भी है। फिर हमने फ्लावर देखा है तो फ्लावर केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो मतलब क्या हो गया कि ये तीनों ग्रुप में, ये चारों ग्रुप में से ये जो नया प्लांट था वो किस ग्रुप में गया, ग्रुप ए में गया, ठीक है। समझ आया कि हम क्या करते हैं, सारे कैरेक्टर को सेव कर लेंगे ऐसे अल्फाबेट्स का यूज करके और सेव करने के बाद मैच करेंगे, टाइप करेंगे एक एक कैरेक्टर को और हमको सारे ग्रुप्स में से मिलता जाएगा कि किस ग्रुप में ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये ग्रुप ऑलरेडी बना दिए गए रहेंगे इन कैरेक्टर्स की मदद से, ठीक। अब क्या लीफ है, हाँ लीफ दिख रही है प्लांट में, हमने लीफ को टाइप किया, ये सारे हमारे ग्रुप्स आ गए। फिर ये सारे में से किसी एक में जाएगा। फिर हमने देखा कि स्टेम है तो स्टेम इसमें नहीं थी तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर हमने फ्रूट को देखा तो फ्रूट इसमें भी था, इसमें भी था। फिर हमने फ्लावर की चेकिंग की कि इस प्लांट में जो है वो फ्लावर भी दिख रहा है, तो फ्लावर इन दोनों में से किस ग्रुप में है, तो इसमें मिल गया फ्लावर, इसमें नहीं मिला। मतलब अब जो हमारा ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्लासिफाई करने चले थे वो ग्रुप ए की कैटेगरी का है, तो इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से हो गया। और एक बार जब क्लासिफिकेशन हो जाता है तो फिर टैक्सोनॉमी के रूल से इसका नॉमेनक्लेचर भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं जब हमको कोई भी फॉसिल अवेलेबल नहीं होता। ये पहला मेथड है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इसको बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया ये कि जब क्लासिफिकेशन हो गया, अब बात आती है नेम की। तो टैक्सोनॉमी के रूल से लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नॉमेनक्लेचर कर दिया, ठीक है। तो प्लांट हमारा क्लासिफाई हो गया। अब क्या ये होता है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। रीड इट, numerical taxonomy which is now easily carried out using computer based on all observable characteristics। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं सबका कोड सेटअप करो। नंबर एंड कोड्स आर असाइन फॉर ईच कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर के लिए नंबर असाइन कर लो, उस डेटा को प्रोसेस करो और उस तरीके से फिर हमको एक पर्टिकुलर ग्रुप मिल जाएगा जहां पे हम पता कर लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है
एट द सेम टाइम हम 1000-100 बहुत सारे कैरेक्टर को टाइप करके पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कितने ग्रुप में जा रहा है, ठीक है, कौन से ग्रुप में। तो ये होता है क्या, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब देखो नेक्स्ट क्या, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, चलो साइटोटैक्सोनॉमी सेकंड क्या है अपना, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी देखो सेकंड क्या होता है, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है, साइटो वर्ड रेफर टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोल दो या फिर सेल। साइटो वर्ड हमारा आ गया साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म पे आ गया सेल, ठीक है। तो साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पे हम सेल के अंदर की स्टडी करते हैं। ये पर्टिकुलर प्लांट है जिसका फॉसिल हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, और हम उसको क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्लांट के एक सेल को लेंगे, उसकी एक सेल को एक्सट्रैक्ट आउट किया, ठीक है, ये इसकी एक सेल, और अब इस सेल की स्टडी करेंगे। और इस सेल में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, कुछ ही कैरेक्टर, पूरे सेल की स्टडी नहीं करने बैठ जाएंगे, केवल कुछ कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, और वो क्या, दैट इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम। उस सेल में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसकी स्टडी करेंगे, उस क्रोमोसोम का नंबर कितना है, ठीक है, उस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कितना है, कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल स्टडी। सेल को लिया, जो पर्टिकुलर प्लांट हम क्लासिफाई करने जा रहे थे उसका एविडेंस हमको नहीं मिल रहा, फॉसिल नहीं अवेलेबल है, तो हमको एंसेस्टर भी नहीं मिला, एंसेस्टर नहीं मिला तो हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए। अभी हम क्या करने वाले हैं, साइटोटैक्सोनॉमी से उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे, उस सेल को, उस प्लांट को लिया जिसको क्लासिफाई करना है, उसके बॉडी से एक पर्टिकुलर सेल को लिया, उस सेल में हम क्या स्टडी करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के नंबर को स्टडी करेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के शेप्स को स्टडी करने के बाद हम क्लासिफाई कर लेंगे कि कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सपोज इसमें हमको मिल गया 10 क्रोमोसोम नंबर, सपोज इसमें हमको मिला 10 क्रोमोसोम का नंबर मिल गया 10, और ये ऐसे हमारा सेटअप था, मतलब ट्रिप्लॉइड, सपोज ऐसा कंडीशन हमको इस प्लांट के क्रोमोसोम में दिखा, ठीक है, ये ऐसा कुछ हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक। तो अभी क्या है कि ये एक्सिस, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है इस सेल के क्रोमोसोम में, ठीक है। अभी क्या हम अपने वही फिर कंप्यूटर बेस्ड यूज करेंगे और फिर पता कर लेंगे कि कौन सा ऐसा ग्रुप है ए बी सी डी में से, या जितने भी हमने ग्रुप बना रखे हैं अपने कंप्यूटर सेटअप में, उसमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें 10 क्रोमोसोम और डिप्लॉयड हो और एक्स शेप का क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो उसमें से एक पर्टिकुलर ग्रुप हमारे सामने आ जाएगा, और फिर हम उस ग्रुप में उस प्लांट को क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफाई के बाद फिर नोमेनक्लेचर की मदद से उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है साइटोटैक्सोनॉमी, जहाँ पे सेल के अंदर हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं अबाउट देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड शेप्स, ठीक। यहाँ पे क्या है, देखो सेल की स्टडी हो रही है, क्या है, बेस्ड ऑन दी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सेल की इंफॉर्मेशन की बेसिस पे होता है, लाइक क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इसे बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक। ये होती है हमारी साइटोटैक्सोनॉमी। ये कब करते हैं, जब न्यूमेरिकल, जब हमको फॉसिल एविडेंस अवेलेबल नहीं होता, तो या तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी करो या तो साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। फिर लास्ट आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या है, देखो व्हाट इज ऑल अबाउट द कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पे कीमो वर्ड रेफर्स टू, कीमो का मतलब केमिकल्स, यहाँ पे कीमो वर्ड का मतलब है केमिकल्स, और टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो केमिकल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब यहाँ पे जो हमको एक नया प्लांट मिला जिसको हम क्लासिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, उस प्लांट बॉडी को स्टडी करेंगे और पता करेंगे कि इस प्लांट बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक रेजिन, गम, ये सब तो बनता है प्लांट की बॉडी में, कौन कौन से केमिकल्स इस पर्टिकुलर प्लांट की बॉडी में बन रहा है, फिर वही यूज करेंगे कंप्यूटर, और फिर उसमें क्या हमारा ग्रुप बन के रखा हुआ है, ग्रुप ऐसा जिसमें रेजिन और गम बन रहा है,
उस ग्रुप में हम इसको फिर क्लासिफाई कर लेंगे, बाद में नोमेनक्लेचर। तो इस तरीके से फॉसिल ना अवेलेबल होने के बाद भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, बिना उसके एंसेस्टर को जाने। और अगर फॉसिल मिल गया तब तो एंसेस्टर मिल जाएगा, और उसके बाद फिर हम तब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से क्लासिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है कीमोटैक्सोनॉमी, दैट इज ऑल अबाउट दी that uses the chemical constituent of the plant to resolve the confusion, also used by the taxonomists in these days, ठीक है। तो ये क्या है, ये लास्ट ऑफ मेथड है कि कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं जब हमारे पास कोई भी फॉसिल एविडेंस अवेलेबल नहीं होता, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है ये हमने जान लिया, ठीक है। प्लांट किस चीज से रिलेटेड है, यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप पाएंगे, कैसे उनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में हेल्पफुल हुए, ठीक है। बेंथम एंड हुकर नेचुरल सिस्टम, कैरोस लिनायस वो बनाया आर्टिफिशियल सिस्टम, और फाइलोजेनेटिकल का कोई डेटा नीडेड नहीं है। तो फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब जहाँ पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा रहा है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीवर्ड साइटोटैक्सोनॉमी, जब कोई भी हमारे पास फॉसिल अवेलेबल नहीं होता तो हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम ओवरव्यू, ठीक है। विद दिस वी आर एंडिंग दिस लेक्चर, and from the next lecture we will continue the each classes of the plant, that is the algae, bryophytes, pteridophytes, gymnos and angios and termites, ठीक है। Thank you very much.